गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, पूरे सेशन को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा पीडीएफ कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, तो वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। शुरू करेंगे 25 दिसंबर के करंट अफेयर को। आज क्रिसमस से, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बीच में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं 25 दिसंबर के करंट अफेयर को। दिसंबर 2024 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई। आंसर हो जाएगा आंसर ए। नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता क्या है। पूरे देश में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को अपने ह्यूमन राइट के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से काम करने वाली संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई। वी राम सुब्रमण्यम न्यायाधीश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है वी राम सुब्रमण्यम, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके पहले जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के पद पर थे वो है अरुण कुमार मिश्रा। वैसे अरुण कुमार मिश्रा का जो टेन्योर है वो जून 2024 में खत्म हो गया था। उसके बाद कुछ समय तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था विजया भारती को, और विजया भारती अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। अब परमानेंटली वापस नियुक्ति की गई है अध्यक्ष के रूप में किसकी? वी राम सुब्रमण्यम की। इसके अलावा आयोग के कुछ मेंबर्स भी अपॉइंट किए गए, जैसे प्रियंक कानूनगो और न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अन्य सदस्य हैं। वैसे हमसे अध्यक्ष ही पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा, तो वो हो जाते हैं वी राम सुब्रमण्यम। ओके, इनका जो टेन्योर है वो 70 वर्ष या 3 साल, जो भी पहले हो, या तो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या फिर 70 साल इनकी एज हो जाए। जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रहने वाले। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्चुअल में है क्या? देखिए, एक स्टेचुरी बॉडी है। अगर हम इसको समझे तो सांविधिक निकाय है। पार्लियामेंट में एक कानून लाकर इसका निर्माण किया गया है, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और इसी के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पूरे देश में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 13 मेंबर्स की एक संस्था है। इसमें से एक तो होते हैं चेयरमैन, अध्यक्ष, और इसके अलावा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर। ऑल ओवर 13 मेंबर की यह संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से। इनकी जो नियुक्ति है इस पद पर वो की जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रपति के द्वारा बनाई गई एक कमेटी के माध्यम से। कमेटी का गठन प्रेसिडेंट करते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं कमेटी के भारत के पीएम। अन्य सदस्य की बात करें कमेटी के, तो देखिए, अध्यक्ष तो हो गए पीएम, जिनकी अनुशंसा के आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। तो ये कमेटी में अध्यक्ष हो जाते हैं पीएम। लोकसभा मेंबर, यूनियन होम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं वो वर्तमान में राहुल गांधी है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति, ये सारे मेंबर होते हैं नॉर्मली किसमें? वो कमेटी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए गठित की जाती है। तो इन्हीं के आधार पर सारे सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। कमेटी का गठन कौन करता है? कमेटी का गठन करता है भारत के प्रेसिडेंट। सारे सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो, तब तक रहता है। दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। श्याम बेनेगल को किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की बात करें तो बहुत ही फेमस एक डायरेक्टर रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005। यह है श्याम बेनेगल।
दिसंबर 2024 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डायरेक्टर श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डायरेक्टर के तौर पर काफी सारी फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया और काफी सारे नेशनल अवार्ड भी जीते। यहां पर कुछ पुरानी फिल्म से इनमें लेटेस्ट देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, आपने नाम सुना होगा, 2004 में आई थी, और वेल्डन अब्बा 2010 में आई थी। तो इन सब मूवीज के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं श्याम बेनेगल। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। पद्म अवार्ड भी दिए गए। दादा साहब फाल्के तो आपको पता चल गया 2005 में दिया गया है, लेकिन श्याम बेनेगल को पद्मश्री दिया जा चुका है 1976 में, और आगे चलकर पद्म भूषण दिया गया था 1991 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2005। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है, तो तेलंगाना। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपडेट देता हूं जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। आप सभी के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर सभी कोर्सेज पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक स्पेशल ऑफर आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो आरंभ सिविल सर्विसेज का जो बैच है वो आपको केवल 99 रुपीज में यहां पर मिलने वाला है। उसके लिए आपको 100 आवर जो हमारा कोर्स है वो आप ज्वाइन करेंगे, तो आप आरंभ बैच को हमारी 99 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा, NEW25 कूपन कोड है आप सभी के लिए। तो अगर आप 100 आवर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको आरंभ बैच ऑटोमेटिकली 99 रुपीज में अवेलेबल होती है, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए हमारा बैच है। किसी भी स्टेट की एग्जाम, पीएससी या फिर यूपीएससी के लिए आपको ये बहुत ही हेल्प कर सकता है। इसके अलावा भी आपको सभी कोर्सेज पर बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। दोनों एप्लीकेशन पर आप चेकआउट कीजिएगा। ये सेल अभी आपके लिए कंटिन्यू रहेगी न्यू ईयर तक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन को और ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी कोर्स की आपको नीड हो, बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेबल प्राइस पर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, आप सभी के लिए कॉल कर लीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? नेशनल कंज्यूमर डे हर साल इंडिया में मनाया जाता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उपभोक्ता और जो कंज्यूमर है उन्हें उनके राइट्स के प्रति, अधिकारों के प्रति अवेयर करना मुख्य उद्देश्य नेशनल कंज्यूमर डे को मनाए जाने का। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। यह क्वेश्चन पहले भी देखिए एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक मैं आपको रेफरेंस क्वेश्चन दे देता हूं। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। 2024 में वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, जो नेशनल कंज्यूमर डे है इसकी थीम है नेशनल कंज्यूमर डे। ऐसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे, पर यह हमारे इंडिया में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उद्देश्य आपको पता चल गया, जो थीम है उसका उद्देश्य क्या है? डिजिटली जो उपभोक्ताओं के विवाद है उनके निपटान को बढ़ावा देना और वर्चुअली उनकी सुनवाई की व्यवस्था करना। यह इंडिकेट करती है ये जो थीम है, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। नेशनल कंज्यूमर डे 2024 के कार्यक्रम के दौरान यूनियन मिनिस्टर जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया है। ये सभी कहीं ना कहीं उपभोक्ता अपनी शिकायतों को डायरेक्ट ऑनलाइन मंच पर, प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवा सकते, इसके लिए इन्हें लॉन्च किया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 24 दिसंबर को ही 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली थी, परमिशन मिली थी।
तो 24 दिसंबर को यह घटना हुई थी, इसलिए 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 15 मार्च को। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सेकेंड एडिशन है ये अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। कहां पर? मलेशिया। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 में सेकेंड एडिशन होगा, जो कि 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इंडिया की जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में टीम होगी, उसकी कैप्टन है निक्की प्रसाद। टीम अनाउंस कर दी गई है, निक्की प्रसाद हमारी कैप्टन होने वाली है। और सेकेंड एडिशन है आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का। 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। सबसे पहली बार जो आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप है वो 2023 में आयोजित किया गया था, पहली बार। कहां पर? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। यहां पर पहला ही एडिशन इंडिया ने जीता है, फर्स्ट टाइटल, और रनर अप रही थी इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम को हराकर इंडिया ने 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और अब सेकेंड एडिशन आयोजित किया जाएगा 2025 में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी इसका आयोजन करवाता है। दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस को नियुक्त किए गए। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हाल ही में 30वें मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया को नियुक्त किया गया। जीएस संधवालिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जीएस संधवालिया। वैसे इनके पहले अभी तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में राजीव शकधर कार्यरत थे। इनका कार्यकाल यहां से खत्म हुआ है और अब जीएस संधवालिया को फॉर्मर चीफ जस्टिस राजीव शकधर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 30वां मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया। वैसे जीएस संधवालिया इसके पहले हरियाणा और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके और अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अभी कुछ समय में काफी 2024 में स्पेशली काफी अलग अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अगर उन पर नजर डालें तो एक बार देख लेना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं एमएस रामचंद्र राव। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मनमोहन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार कैत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जस्टिस ताशिर अबस्तान। मेघालय हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में इंद्र प्रसन्न मुखर्जी की नियुक्ति की गई। मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में के आर श्रीराम की नियुक्ति की गई और केरला हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए नितिन मधुकर जामदार मुख्य न्यायाधीश केरला हाईकोर्ट के। और अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया। ठीक है, दिसंबर 2024 में। आगे आ जाएं। निम्न में से किसे पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 पब्लिक लीडरशिप के लिए दिया गया भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को। आंसर बी। किसे दिया गया? एस जयशंकर, भारत के वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर। तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी हर साल यह अवार्ड प्रदान करती है। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 हर साल दिया जाता है। 2024 के लिए दिया गया एस जयशंकर को। पब्लिक सर्विस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इस कारण इन्हें यह अवार्ड दिया गया। वैसे दिया ही अवार्ड इसीलिए दिए जाता है, किसी ने भी अगर पब्लिक सर्विस के लिए या एजुकेशन सेक्टर में काम किया तो उसको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया जा सकता है। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि मुंबई का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यह हर साल यह अवार्ड प्रदान करता है।
2024 में पब्लिक सर्विस के लिए यह अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया, भारत के विदेश मंत्री। 30 दिसंबर को इसरो अपना स्पेडेक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो 2024 का इसरो का सबसे आखिरी मिशन होने वाला है स्पेडेक्स मिशन, और इसरो इसको लॉन्च करेगा PSLV C60 के माध्यम से। भारत के आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से इसरो 2024 का अपना सबसे लास्ट मिशन या सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 के माध्यम से। है क्या? दो छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट है, एक का नाम है SDX-01 और एक है SDX-02। पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें एक दूसरे को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसका दो स्पेसक्राफ्ट यहां से लॉन्च किए जाएंगे। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। निचली कक्षा में एक दूसरे से जोड़ना है दोनों ही स्पेसक्राफ्ट को, इसलिए स्पेडेक्स मिशन को यहां पर लॉन्च किया गया। देखिए, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना और उस पर रिसर्च करने के लिए, डॉकिंग और अनडॉकिंग की बात करें ना, तो दो स्पेसक्राफ्ट को हवा में जोड़ना और उन्हें सेपरेट करना, यह मुख्य उद्देश्य, डॉकिंग अनडॉकिंग, जोड़ना और अलग करना। तो इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, इसे बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया है स्पेडेक्स मिशन, जो कि इसरो का सबसे लास्ट मिशन है 2024 में। किस सैटेलाइट के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा? तो यह है PSLV C60। आगे आइए, यह समझ में आ गया। रिपब्लिक डे परेड 2025 में कुल कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज की झांकियों को शामिल किया गया है? तो गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की झांकियों को यहां पर शामिल किया जा रहा है। 15 स्टेट में, यहां पर मैं आपको नाम एक एक के नहीं बता रहा हूं, लेकिन 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा 11 मिनिस्ट्रीज की झांकियां भी यहां पर शामिल की जाएगी, और झांकियों को जो थीम दी गई है, जो विषय दिया गया है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यह थीम है रिपब्लिक डे 2025 के लिए झांकियों की। 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की झांकियों को यहां पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। और कितनी मिनिस्ट्रीज की झांकियों को शामिल किया जाएगा? 11। कमेंट में बताना कि 2025 में हमारा कौन सा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंट में बताना। इसके बाद आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? अगर हम पनामा कैनाल की बात करें तो पनामा कैनाल जोड़ती है किसको? अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को। अभी सुर्खियों में क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई हम पनामा कैनाल को वापस अमेरिका के नियंत्रण में लेंगे। पहले पनामा कैनाल अमेरिका के ही नियंत्रण में थी, लेकिन 1999 में अमेरिका ने इसे पनामा को दे दिया था। वैसे उसके पहले ही दे दिया था, पर ऑफिशियली पनामा के पास चली गई थी 1999 में। अभी हम बात करेंगे। तो पनामा कैनाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हम वापस पनामा कैनाल पर कंट्रोल करेंगे। तो अभी यह सुर्खियों में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में पनामा कैनाल स्थित है। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। यहां पर हमने आंसर ले लिया, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग है ना, दो ओशियन को जोड़ने का ये काम करता है। शिप एक ओशियन से दूसरे ओशियन तक जाने के लिए पनामा कैनाल का यूज करते हैं। यहां पर अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपको उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका और मध्य में देखने को मिलेगा पनामा कैनाल। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ये जोड़ता है, तो याद रखना, भूलना मत। अगस्त 1914 में इसका काम अमेरिका ने ही पूरा करवाया था, अमेरिका ने ही इसका निर्माण करवाया था। फिर आगे चलकर 1914 से लेकर 1999 तक तो ये अमेरिका के ही कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर उसके बाद इसे पनामा कैनाल कमीशन को नहर का कंट्रोल दे दिया गया फाइनली 1999 में अमेरिका के द्वारा। और अब अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको वापस लेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या है क्वेश्चन?
चलिए आगे आते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया है हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट पर। कहां पर? कोलकाता एयरपोर्ट। देखिए, अगर हम उड़ान यात्री कैफे की बात करें तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि अभी तक जो हमारे एयरपोर्ट पर चीजें मिलती है बहुत महंगी मिलती है ना। एक पानी की बोतल 200-200 रुपए में मिल रही है। तो उसके सोल्यूशन के लिए, ताकि आम नागरिक जो है उसको बेनिफिट हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का हाल ही में शुभारंभ किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? एयर पैसेंजर्स को सस्ता भोजन मिले और इसके अलावा जो पेय पदार्थ है वो भी उनको सस्ता अवेलेबल हो पाए। मतलब मोनोपोली को खत्म करने के लिए नॉर्मली इसका इजाद किया गया या फिर से स्थापित किया गया है उड़ान यात्री कैफे को। कहां पर? कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वहां पर। कौन सा एयरपोर्ट है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डन। तो यहां पर 25 दिसंबर 2024 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। यहां पर एक एक फैक्ट को मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरी फीवर है, आप सभी को पता है, कल भी था। तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। वॉइस क्लियर शायद आज भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको आई होगी, पर ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये काफी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन के बारे में। चलिए, सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने पढ़े थे, तो यहां पर हम एक एक करके इनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। फर्स्ट अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो यह जीता है किसने? इंडिया ने। आंसर सी। 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल। कब? तो 23 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो यह जीता किसने? कैली हॉजकिंसन ने। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है नीरजा चौधरी को। कल हमने डिस्कस किया था। क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर किस देश की पीएम नियुक्त की गई? तो यह पीएम नियुक्त की गई है आइसलैंड की। इसके बाद दिसंबर 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है? तो दिसंबर 2024 में संजीवनी योजना की शुरुआत की है किसने? यह है नई दिल्ली। आपको पता है नई दिल्ली लगातार अनाउंसमेंट कर रही है नई नई योजना का, क्योंकि इलेक्शन है। तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने संजीवनी योजना को अनाउंस किया है। 70 जो बुजुर्ग हैं राज्य में, उनके मुफ्त इलाज के लिए ये योजना है। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पॉलिसी क्या है आपको पता है? अगर फेल हो जाएंगे तो अब आगे नहीं धक्का दिया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा, है ना। री एग्जाम ली जाएगी, उसमें भी फेल होता है तो फिर भैया वापस उसको पूरा जो सेमेस्टर है, जो क्लास है, वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर भी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह पहल है कौन? डिजिटल वॉरियर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा कहां पर? पाकिस्तान और यूएई में संयुक्त रूप से। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने समझे थे, रिवाइज कर लिया हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, विटनेस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? तो देखिए सारे स्टूडेंट ने लॉर्ड डलहौजी पर आंसर किया है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली रेलवे चली थी मुंबई से ठाणे, है ना, ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर की।
पर रेलवे बोर्ड की यहां पर बात हो रही है तो उसकी स्थापना 1905 में हुई है, लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन धड़ाधड़ तुमने नेट पे सर्च किया और नेट पे जो आंसर आया ना पहले ही नंबर पर लॉर्ड डलहौजी था। तो धड़ाधड़ सब के सब लॉर्ड डलहौजी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई है ना। सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ये थी उज्जैन। डन। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर गूगल किए बिना करें कृपया, ठीक है। भारत के सबसे दक्षिण में कुंभ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? पहला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? और तीसरा क्वेश्चन, संविधान लागू होने तक भारत की व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से संचालित किया गया था? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, तो आराम से कमेंट बॉक्स में ध्यान से कमेंट कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।